क्योंकि यहां से हम लोगों ने देखे आज के इस वीडियो के अंदर टॉप लेवल के, ठीक है ना, टॉप लेवल के 20 एमसीक्यू आज की इस वीडियो में हमने देखे। और ये टॉप के एमसीक्यू अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं। और आप लोगों को यह पता होगा कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, आप लोगों को पता है कि भाई गद्य पद्य रस छंद अलंकार इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हो, मैं उनसे यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है 2024 बोर्ड एग्जाम की, तो आप F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करने वाले उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों की जो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ये आपका गद्य से लिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा गद्य खंड का कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो, ठीक है ना। मतलब कि इन 4 कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको आपको पहचान करके लिखना है। सिंपल सी बात है। जिसमें से पहला आपका दे रखा है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। यानी कि जो आपकी गुनाहों का देवता है ये बाबू गुलाब राय की क्या रचना है। सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का कि मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कि सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो इनमें से इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आप कमेंट करके बताइए। देखिए जो भी प्रश्न आपको इस तरीके का आएगा, अगर आपसे कहेगा कि क्या उसमें ये कहेगा कि जो कथन है उसको पहचान करके लिखो, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना। जो भी कथन दे रखे हों सबसे पहले उनको अच्छे से पढ़िए और आपको जो लगे वो सही है उसको टिक आप लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और यही इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र गोदान जो उनकी एक रचना है वो एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन काफी लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है, ये वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चिंतामणि की रचयिता का नाम लिखिए। यानी कि जो आपकी चिंतामणि रचना है इसके रचयिता कौन है, उनका आपको नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र। यानी कि चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है, यशपाल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जैनेन्द्र है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी चिंतामणि के रचयिताकार हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं कि भारतेंदु युग के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए ना तो उस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो भी ये लेखक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, इन सभी की रचनाएं और इन सभी से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस युग के लेखक हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस युग के लेखक हैं। तो ये आपके शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। जो ये आपकी शेखर जीवनी है, ठीक है ना। अब देखिए आपको साफ साफ दे दिया गया, जो ये शेखर है ये क्या है, एक जीवनी है, ठीक है ना। और इस उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद्र हैं, फजीश्वरनाथ रेणु हैं कि अज्ञे जी हैं। क्या ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर अज्ञे ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। यानी कि अज्ञे जो है वो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि कलम का सिपाही की विधा है। यानी कि जो कलम का सिपाही जो विधा है ये किस विधा की रचना है, ठीक है ना। कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण विधा है कि जीवनी विधा है कि रेखा चित्र है कि आत्मकथा है। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र विधा की ये रचना है।
यानी कि कलम का सिपाही रेखा चित्र विधा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन यहां से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे के प्रश्नों की। अगला क्वेश्चन आप लोगों का स्टूडेंट्स है कि सूरसागर किसके द्वारा रचित है, यानी कि जो आप लोगों की रचना सूरसागर है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर बिहारी। देखिए ये बहुत ज्यादा इजी रचना है सूरसागर, यानी कि भैया ये सूरदास जी की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया गद्य में आप लोग याद कर लेना, गद्य में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और पद्य में सूरदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ठीक है ना, इनकी जो रचना है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जो रचना है बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, यानी कि जो आपकी प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है। देखिए प्रिय प्रवास जो रचना है ना वो आपको केवल याद रखना है कि भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि उपाध्याय केवल नाम आपको याद रखना है कि जो प्रिय प्रवास रचना है ये उपाध्याय जी की रचना है। अब जैसे ही आप उपाध्याय इनका नाम याद कर लोगे तो भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम आपको पूरा याद हो जाएगा। काफी सारे लोगों को पूरा नाम नहीं याद होता है, तो मैं उनसे कहूंगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो भैया उपाध्याय जी की है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। समझ में आ गया ना ये वाला प्रश्न। बहुत ज्यादा इजी तरीके से और ट्रिक की सहायता से आप किस तरीके से प्रश्नों को याद कर सकते हैं वो तरीका आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि बिहारी किस युग के कवि हैं, यानी कि जो आपके बिहारी जी हैं ना किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के हैं कि भक्ति काल के हैं कि रीति काल के हैं कि आदि काल के हैं। कमेंट करके बताइए कौन काल के हैं ये। तो जो बिहारी आपके हैं ये रीति काल के कवि हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी हर देखिए 7 सेट बन के आते हैं ना, तो 7 सेट में किसी ना किसी एक सेट में आपको जन्म से रिलेटेड जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हो सकता हो किसी लेखक का पूछ लिया जाए, किसी कवि का पूछ दिया जाए, तो ये तो मैं नहीं बता सकता, बट आपको एक प्रश्न किसी ना किसी या 1 से 2 प्रश्न भी किसी ना किसी सेट में देखने को मिल सकते हैं किसके जन्म से रिलेटेड। और इसमें पूछा गया सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म उसी को पता होगा जिसकी मतलब कि सूरदास का जन्म उसी लोगों को पता होगा, उन्हीं लोगों को पता होगा जिनको इनकी जीवनी पता होगी। जिन भी लोगों को इनकी जीवनी पता होगी उनको इनका जन्म पता होगा, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। जो आपकी रचना है भारत भारती, इसके रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा है, राम नरेश त्रिपाठी हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 10वें का कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 10वें का पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो कि कह रहा है कि भारत भारती जो रचना इसके कौन है, कवि कौन है। महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से 10 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यहां तक कि देखने के बाद आपके गद्य प्लस पद्य के जोड़ करके जो 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ना, 10 नंबर के, वो यहां से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में आपके जो 10 नंबर के बच गए प्रश्न ना, 10 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके पूरे के पूरे व्याकरण के प्रश्न हैं, ठीक है ना। अब जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो आपके 10 नंबर किसके होंगे, व्याकरण के, जिसमें आपका हो जाएगा रस होगा, ठीक है ना, छंद होगा, अलंकार होगा, ठीक है ना, और आपके उपसर्ग होंगे, प्रत्यय होंगे, तत्सम होगा, तत्भव होगा। बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए व्याकरण के जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा व्याकरण का एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न हमसे कह रहा है कि करुण रस, जो आपका करुण रस है इसका स्थायी भाव है, यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए आपको समझना है करुण रस यानी कि भैया शोक, ठीक है ना। शोक क्या, करुण मतलब कि शोक, समझ रहे हो ना। यानी कि जब शोक नामक स्थायी भाव भाव विभाव और अनुभाव से संयोग करता है तो वहां पर करुण रस होता है। फिर से सुनना, जब शोक नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर आप लोगों का करुण रस
बनता है। ठीक है ना, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से करुण रस होता है, ठीक है ना, ऐसे आपका भयानक, मतलब कि बहुत सारे होते हैं, तो उन सभी, हास्य रस होता है, श्रृंगार रस होता है, सारे रस को आपको तैयार कर लेना है। रस छंद अलंकार 6 नंबर के एग्जाम में पहले आते थे, ठीक है ना, तो हमने पिछले बार रस छंद अलंकार की वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। ठीक है ना, तो आप कमेंट करके बताइए कि रस छंद अलंकार अगर आपको पढ़ना है तो हम आपकी फिर से वीडियो बना देंगे, है ना। इसी तरीके से 12वां प्रश्न देख लीजिए। 12वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रोला छंद की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, यानी कि जो आपका रोला छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती हैं, 24 होती हैं, 20 होती हैं कि 28 होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24, 28 कितनी होती हैं? कमेंट करके बताइए कितनी होती हैं। तो 12वें का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कमेंट करके बताइए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। जब आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न कब पता होंगे? जब आप लोग रस छंद अलंकार को अच्छे से पढ़ लोगे, तब जाकर के सारे प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 किससे पूछा गया है? अलंकार से पूछा गया। प्रश्न है कि पीपरपात सरसी मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है कि श्लेष है? बताइए कमेंट करके इसमें से कौन है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपमा, यानी कि पीपरपात सरसी मंडोला, है ना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है इसमें। चलिए इसी तरीके से आगे के जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें आपका शब्द रूप होगा, संधि से होंगे, संधि विच्छेद से होंगे, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे अब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न काफी ज्यादा इजी भी होते हैं व्याकरण वाले, ठीक है ना। इनको करने में आपका ज्यादा समय भी नहीं जाता है, आप इनको बड़े ही आसानी से कर सकते हो। और पहले क्या होता था, पहले वाले एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता था ना, तो वही चीज है। 14वां प्रश्न आपका है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, यानी कि जो आपका इत्यादि शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आदि, इत्य धन आदि, इत्य धन यादि, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? कौन सा लग रहा है आपको राइट ऑप्शन? बताइए कौन सा लग रहा है कि भैया पहला है कि दूसरा है, तीसरा है कि चौथा है? तो ऑप्शन नंबर जो इत्यादि का होता है, इत्य धन यादि, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? मुझे लग रहा है इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी अति धन आदि। काफी सारे लोग इसमें घबरा जाते होंगे कि इत्य धन यादि होगा कि इत्य धन यादि होगा। तो देखिए संधि विच्छेद अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस की है तो सारे प्रश्न आपको हो जाएंगे, है ना। अब देखिए लास्ट प्रश्न हमारा, यानी कि 15वां नंबर है, 5 अभी और प्रश्न बचे हुए हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फल शब्द का विभक्ति वचन रूप लिखिए, यानी फल शब्द का विभक्ति वचन रूप है। जो आपका फल शब्द होता है इसका विभक्ति वचन रूप, फलम होगा कि फलेन होगा, फले होगा कि फलय होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फलय, यानी कि ना तो आपका फलम होगा, ना तो आपका फले होगा, ना तो आपका फलेन होगा। ये सारे के सारे जो विभक्ति वचन है ये गलत हैं, सही वाला आपका फलय होगा, ठीक है ना। जब आप उसके विभक्ति वचन पढ़ोगे फलय के, फल के, तो फलम, फले, फलेन ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। देखने को क्या मिलेगा आपको? फलय देखने को मिलेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो चलिए इस तरीके से 15 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के रह गए प्रश्नों को देख लेते हैं। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन प्रश्नों को लगातार सीरियल वाइज लिखते चलोगे, जैसे मैंने आज की इस वीडियो में 20 प्रश्न बताए, कल के वीडियो में मैं आने वाली वीडियो में फिर से 20 प्रश्न बताऊंगा, तो इस तरीके से टोटल हम आपके कम से कम 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। और इन 300 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो मान के चलिए आप लोगों के यहां से बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अब देखिए 16वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि हसति शब्द का पुरुष एवं वचन है, यानी कि जो आपका हसति शब्द है इसका पुरुष वचन कौन सा है? मध्यम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन या फिर उत्तम पुरुष बहुवचन? ऑप्शन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा है? तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो ऑप्शन नंबर हसति शब्द का पुरुष एवं वचन कौन सा होगा? तो हसति, हसता, तो इसका मतलब कि उत्तम पुरुष होगा, इसका ये वाला राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आगमन में उपसर्ग है। कह रहा है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको देखिए आग, ठीक है ना, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा? सजावट का मतलब होता है कि जिनके आगे हम कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं और नया शब्द बना देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और जिनके आगे देखिए शान समझना,
देखिए यहाँ पर प्रत्यय का मतलब होता है जिनके पीछे हम लोग कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ है ना, आप लोगों को समझना है। जिनके पीछे हम कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं वो तो प्रत्यय होते हैं, लेकिन जिनके आगे कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग का मतलब आगे और प्रत्यय का मतलब पीछे, समझ रहे हो ना। तो पीछे क्या जोड़ा, यानी सजावट। इसका शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो देखिए हम लोग पीछे क्या जोड़ रहे हैं, वट जोड़ रहे हैं ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर जो है ना 18 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी कि वट में हम लोग आगे सजा जोड़ रहे हैं तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, सजा, ठीक है ना। ये इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तिरहा में कौन सा समास है। तिरहा में कौन सा समास है, द्विग समासु, अव्ययी समासु, कर्मधारय कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 9 का पहला वाला सही, यानी इसमें द्विग समासु होगा, ठीक है ना। इस तरीके से 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। लोचन नहीं है, कि नयन नहीं है, कि पवन नहीं है, कि नेत्र नहीं है। सबसे पहली बात, निम्नलिखित में आंख का जो पर्यायवाची है वो नेत्र है, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। लोचन ये भी आपका है, ठीक है ना। नयन ये भी आपका है। पवन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी नंबर इसका राइट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग अब एंड करने वाले हैं, क्योंकि यहां से हम लोगों ने देखे आज के इस वीडियो के अंदर टॉप लेवल के, ठीक है ना, टॉप लेवल के 20 MCQ आज की इस वीडियो में हमने देखे। और ये टॉप के MCQ अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं।